Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. दिस इज सलोनी पांडे, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th सोशियोलॉजी मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन एंड पेपर नंबर 6। जी हाँ, अब तक जो है हमने 5 पेपर्स को सॉल्व कर लिया है जो कि आपके मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन है आपकी क्लास 12th सोशियोलॉजी के लिए। आज के हमारे इस लेक्चर में पेपर नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपने डिस्क्रिप्शन से जो है लिंक को ओपन करके पेपर को पूरी तरह से देख लिया होगा एंड सॉल्व ऑलरेडी कर लिया होगा। अब आपको यहाँ पर करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, आपको क्वेश्चन के आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, क्या नहीं लिखने चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक सॉल्यूशन नहीं किया है या अब तक पेपर नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं, मेरे साथ में पेपर सॉल्व कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, इसका आइडिया आपको लग जाएगा। और पेपर का सॉल्यूशन देखने के बाद आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेना, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी पता चल जाएंगी। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन एंड पेपर नंबर 6। आई होप सो अभी तक आप लोग अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं आ रही होगी, बट स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के अब बुक्स एंड ई बुक्स भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। जी हाँ, ये बुक्स कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। As you can see, sample paper solutions, booklet, MCQ books, theory books, PYQs, NCERT solutions and many more। तो अगर आप भी इन बुक्स को चाहते हैं जिनकी बड़े ही अपने कंटेंट में रिच हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। दैट्स अगेन अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास 12th सोशियोलॉजी सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। एंड एज यू ऑल नो कि पेपर जो है वो 3 आवर्स का होने वाला है एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं। So 80 marks का पेपर है and if we see the general instructions or the pattern of the paper, so you have total 80 marks and 38 questions. These 38 questions are divided into 4 sections. From question number 1 to 20 you have section A and total 20 marks because here you will get the objective type of questions, right? Section B जो है आपका, यहाँ पर आपको 21 से लेके 29 तक क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट मीन्स टोटल 9 क्वेश्चंस, दैट इज फॉर 2 मार्क्स ईच। और इन क्वेश्चंस को आपको कितने वर्ड्स में आंसर करना है? 30 वर्ड्स में। क्लियर? कितने वर्ड्स में? 30 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। देन यू हैव सेक्शन सी जहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 30 से 35 तक और ये जो क्वेश्चंस है this is for 4 marks each and word limit you have is 80. Fine. And then you have section D जहां पर आपको 36 से लेके 38 तक यानी 3 क्वेश्चंस मिलेंगे and you have 6 marks for each. Total word limit 200 words. यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 वर्ड्स में आंसर करना है। आई होप सो पैटर्न आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि इस पैटर्न को हमने बहुत बार डिस्कस किया है। प्रीवियस सैम्पल पेपर्स में भी हमने डिस्कस किया है। सीबीएसई पेपर को जब सॉल्व किया था तब तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया ही था। सो दैट इज द होल थिंग अबाउट आवर पेपर पैटर्न और इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्लियर? टाइम याद रखना है कितना? 3 आवर्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेक्शन ए ऑफ योर सैम्पल पेपर सोल्यूशन। राइट, सो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कास्ट सिस्टम का फीचर नहीं है। क्लियर? एंड द ऑप्शंस आर, it is determined by birth, it is endogamous, it lacks organized religion, it has a segmental organization। यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से क्या कास्ट सिस्टम का एक फीचर नहीं है। ठीक है, और ऑप्शंस क्या क्या हैं कि कास्ट जो है वो बर्थ से डिटरमाइन होती है, कास्ट जो है वो एंडोगेमस होती है, कास्ट में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं होता है एंड फोर्थ, इसमें एक सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है।
क्लियर। अब आप मुझे बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कास्ट का इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है, मतलब कोई 3 हैं जो कि फीचर्स हैं बट कोई एक है जो कि फीचर नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज यस ऑप्शन सी, दैट इज इट लैक्स ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है वो एक चीज़ दी है कि ये यहाँ पर लैक करता है, इसके अंदर किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन वाली चीज़ें नहीं होती हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया योर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2। आदिवासी इज लिटरली मीन्स, आदिवासी इसका मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स, एंशिएंट इनहेबिटेंट्स, इनवॉलेंट्री इनहेबिटेंट्स या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स? You all know, and yes, the correct answer here is option D, that is original inhabitants, क्योंकि जो आदिवासीज होते हैं वही ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, या इंडिया के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मैं फटाफट आपको करवा रही हूँ क्योंकि ये सारा कुछ हम बहुत बार जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं, यहाँ भी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, बट अब क्योंकि आपने इतना बार जो है सारी चीज़ों को पढ़ लिया है और इतने सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है, तो आई होप सो कि अब आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने आपने पढ़े और फटाक से आप बता पाओगे कि आंसर क्या है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनटचेबिलिटी? यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि अनटचेबिलिटी के बारे में सही है। क्लियर, कौन सा होगा? ऑप्शन ए, द 3 डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी आर एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिटेशन, सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। अनटचेबिलिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं, एक होता है एक्सक्लूजन, एक होता है ह्यूमिलिटेशन, सबऑर्डिनेशन, एक होता है एक्सप्लॉइटेशन। सेकेंड, अनटचेबिलिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व्ड फोर्स्ड इंक्लूजन इन अ सबऑर्डिनेटेड रोल। अनटचेबिलिटी में फोर्स्ड इंक्लूजन भी होता है, यानी आप जबरदस्ती किसी को इंक्लूड कर रहे हो एक सबऑर्डिनेटेड रोल में। ऑप्शन सी, अनटचेबिलिटी इज फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। अनटचेबिलिटी सिर्फ कुछ पार्ट्स में इंडिया के देखी जाती है। एंड ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट एंड यू विल नो द आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? यस, ऑप्शन D, that is both statement A and statement B are correct here. C तो हो गई नहीं क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी इंडिया के सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में है, बट ऐसा होता नहीं है। अनटचेबिलिटी अगर हम देखें तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, इवन होल ऑफ द इंडिया में हमको देखने को मिलती है। क्लियर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, A nation is a peculiar community that is easy to describe but hard to define. Which of the following is a correct statement about nation? आपको ये बताना है कि नेशन जो होती है वो एक पेक्युलर कम्युनिटी होती है जिसे आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो बट आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ है जो सही बोली गई है, वो आपको बताना है कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशन? नेशन से रिलेटेड क्या एक चीज़ करेक्ट है इन स्टेटमेंट्स में? ऑप्शन ए, इट इज़ अ बॉडी दैट क्लेम्स मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स। नेशन एक ऐसी बॉडी होती है जो अपनी लेजिटिमेट फोर्स को ही, मतलब अपनी मोनोपोली बना के रखती है लेजिटिमेट फोर्स की। ऑप्शन बी, इट इज़ अ पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन। Option C, its ultimate source of legitimacy are the people who constitute it. Option D, it claims control over a geographical territory. Clear? अब मुझे बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचो थोड़ा सा, वापस से रीड कर लो एक बार अगर नहीं क्लियर हुआ है तो। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, दैट इज यहाँ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी होता है ना, वो पीपल होते हैं जो इस नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इन रिगार्ड विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो एंड इन रिगार्ड विथ नेशन एज वेल। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रॉम द एंड ऑफ द डैश सेंचुरी विद द इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनाइज्ड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज सम टाउन्स बिकेम मच मोर हैवीली पॉपुलेटेड। कौन सी सेंचुरी के एंड होते ही, ठीक है, जब मतलब कौन सी ऐसी सेंचुरी है जो कि एंड हो रही थी जिसके साथ में हमारे यहाँ पर मशीन वाली मतलब मैकेनाइज्ड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो हैं वो आने लग जाती हैं और कुछ टाउन्स होते हैं जो कि हेविली पॉपुलेटेड हो जाते हैं, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रिसाइड करने लग जाती है। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ विच सेंचुरी और फ्रॉम द एंड ऑफ विच सेंचुरी आपको ये बताना है। ठीक है, 10th, 14th, 19th या 21st। क्लियर, 10th,
14th, 19th एंड 21st। कौन सी सेंचुरी से जो है ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है? क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन सी, दैट इज 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद से ही इतना ज्यादा जो है मैकेनाइजेशन और अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। ये यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि कुछ टाउन्स बहुत ज्यादा हेविली पॉपुलेटेड हो गए थे। सो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की। किसकी? अर्बनाइजेशन की। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दैट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। आपको यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड में जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, देयर वाज अ सडन मूव ऑफ वर्कर्स टू द न्यू इंडस्ट्रीज इन द इनिशियल पीरियड। जब इंडिया में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वर्कर्स जो है वो नई नई इंडस्ट्रीज में मूव करने लग जाते हैं एकदम से। ऑप्शन बी, द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू मोर पीपल मूविंग इनटू एग्रीकल्चर। जैसे ही हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में मूव करने लग जाते हैं। ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस इन द सेम वे एज इट इज हैपेंड इन ब्रिटेन। वैसा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंडिया के अंदर भी जैसा कि ब्रिटेन में हुआ था बाय द ब्रिटिशर्स। ऑप्शन डी, द ब्रिटिश पॉलिसीज फेवर्ड नेटिव टी प्लांटर। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी कि जो नेटिव टी प्लांटर हैं वो उनको ज़्यादा फेवर करेंगे। ठीक है, आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए। अब करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ, एंड यू ऑल नो द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा है, आपको याद होगा ये सारा सब कुछ। एंड द आंसर हियर इज यस, ऑप्शन ए, दैट इज एकदम से वर्कर्स जो है वो नई नई इंडस्ट्रीज में जाने लग जाते हैं। ये जो इम्पैक्ट है ना, ये इनिशियल इम्पैक्ट नहीं है। बाद में ये चीज समझ में आती है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना उसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में मूव कर चुके हैं। क्लियर? तो इसीलिए ये इनिशियल इम्पैक्ट नहीं है। वो बात कर रहे हैं इनिशियल इम्पैक्ट की, कि स्टार्टिंग में जो एक चीज हमको देखने को मिलती है, जो ट्रेंड हमको दिखता है। क्लियर? इतने में भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज BIRA? आपको बताना है कि BIRA क्या है। बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, बॉम्बे इंटरनेशनल रिलेशंस एक्ट, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिजर्वेशन एक्ट और भिवाड़ी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट। सो ये 4 ऑप्शंस हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ कि बीरा का जो है फुल फॉर्म क्या है, दैट इज BIRA। और अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को मतलब यूज़ करो जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये जो आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था ना इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड है BIRA, उसी चैप्टर से। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन यस, ऑप्शन ए, दैट इज बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड था और आपने बॉम्बे मिल स्ट्राइक के बारे में भी पढ़ा हुआ है। बॉम्बे मिल स्ट्राइक है ना, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आपका बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है। देखो, इंटरनेशनल तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, इसकी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इससे रिलेटेड। सेकंड, रिजर्वेशन की बात भी यहाँ पर कहीं नहीं हुई थी और भिवाड़ी तो कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट। याद रहेगा ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, Dash invented a new system in the 1890s which he called scientific management। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो किसने इन्वेंट किया था? हेनरी फोर्ड, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, कार्ल मार्क्स या हैरी ब्रेवरमैन? किसने किया था? यस, करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी, दैट इज FW टेलर, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट यू हैव ए क्वेश्चन नंबर 9, द आदि धर्म मूवमेंट was visible in the state of। आदि धर्म मूवमेंट जो है वो कौन से स्टेट में विजिबल रहती है, यानी कि कौन से स्टेट में आदि धर्म मूवमेंट जो है वो हमको देखने को मिलती है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या दिल्ली? यस, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। पंजाब में आदि धर्म मूवमेंट होती है। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बोलती थी, आपको भी बता रही हूँ कि बहुत बार MCQs में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनके बारे में हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ आउट ऑफ कोर्स लिया है, यहाँ पर सारे जितने क्वेश्चंस हैं आप ही की बुक से हैं। बट बहुत बार जब इतना सारा कुछ हम रीड करते हैं तो चीज़ें स्किप हो जाती हैं।
हो सकता है आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे कि एग्जाम टाइम में मैं इनको रिवाइज कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत बार कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं और फिर उन्हें आप यहाँ पर देखते होगे तो आपको ऐसा लगता है अरे यार ये कौन से चैप्टर में दिया था, ये मैंने कहाँ पर पढ़ा हुआ था। तो इसीलिए इतना ज़्यादा तो आप देखो, जैसे मान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आदि धर्म मूवमेंट। अब इसके बारे में आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा कि ये मैंने कहाँ पर पढ़ा था, ये कौन से चैप्टर में दिया हुआ था। तो अब आप जो है इसको आप सोचो कि मैं हर एक चैप्टर में ढूंढना स्टार्ट कर दूं या सोशल मूवमेंट्स वाले चैप्टर में ढूंढना स्टार्ट कर दूं, बल्कि ये दिया तो कहीं और पर था। क्लियर? तो इस तरीके से हमको क्या करना है कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर हमको नहीं पता था या जो हम अपने मतलब बुक में हमने नहीं पढ़ा है, तो क्या करो, जो जहाँ पर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, आई होप सो बनाते हो, मैंने आपकी अच्छी खासी आदत डलवाई है नोट्स बनाने की, तो क्या करो वहीं पर ही जस्ट मेक अ मार्क एंड राइट डाउन आदि धर्म मूवमेंट और इसके आगे लिख लो पंजाब। बस अब जब आप अपने एग्जाम टाइम में या जैसे मान लेते हैं कल आपका एग्जाम है, तो आज आप इसको जो है फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। या मान लो कि आपका एग्जाम 8 AM से है, तो आप 6 AM उठ के एक बार आपके जितने भी नोट्स हैं फटाफट उसको रीड कर लो, ठीक है? तो वो आपको सारे याद रहेंगे। क्लियर? ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए ताकि जब एग्जाम टाइम हो तो हमको ज़्यादा दिक्कत ना आए और हम फटाफट से सारा सब कुछ रिकॉल रिवाइज कर पाएँ और फिर ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा आपके माइंड में, तो आप भूलोगे भी नहीं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, when Raja Ram Mohan Roy campaigned against Sati and formed the Brahmo Samaj, Sati supporters formed the dash and petitioned the British not to legislate against it. Now, many people objected to reformers' demand for girls' education, claiming that it would be devastating for society. Reformers who advocated for widow marriage were socially shunned. तो यहाँ पर आपको ये बताना है, देखो क्वेश्चन को समझो। जब राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया, तो जो सती को सपोर्ट करते थे उन्होंने भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था वो आपको बताना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे थे। जैसे जब हमने गर्ल्स एजुकेशन की बात करी रिफॉर्मर्स ने, तो अगेंस्ट वालों ने ये कहा कि अगर आपने लड़कियों को पढ़ा लिखा दिया तो ये हमारी सोसाइटी के लिए डिवास्टेटिंग हो जाएगा। रिफॉर्मर्स जो विडो रीमैरिज की बात करते थे उनको सोसाइटी से ही निकाल दिया गया। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे काउंटर मूवमेंट चल रहे थे। तो आपको ये बताना है कि सती के सपोर्टर्स ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, मतलब सती प्रथा के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्वतंत्र सभा, धर्म सभा, आर्य समाज या नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी, दैट इज धर्म सभा। सती प्रथा के अगेंस्ट में, ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट में धर्म सभा एस्टैब्लिश की जाती है और ये एक तरीके का काउंटर मूवमेंट होता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। जेम्स स्कॉट examined the lives of peasants and laborers in Malaysia in his book. जेम्स स्कॉट जो पीजेंट्स और लेबरर्स मलेशिया में रहते थे उनकी लाइफ को एग्जामिन कर रहे थे अपनी कौन सी बुक में? ठीक है, ऑप्शंस: री इन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन, वेपन्स ऑफ द वीक, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन और नन ऑफ दी अबव। कौन सी बुक में जो है उन्होंने अपने पीजेंट्स और लेबरर्स की लाइफ के ऊपर बात करी हुई है? आंसर इज बी, दैट इज वेपन्स ऑफ दी वीक। आपको याद होगा कि कैसे लेबरर्स जो हैं वो शिफ्ट वगैरह में काम करते थे, एक ही जगह पर रहते थे, फिर जो है मतलब शिफ्ट्स में जाते थे तो रूम में रहना थोड़ा इजी हो पाता था, बट बहुत ही कंजस्टेड रूम्स वगैरह होते थे, हमने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वेपन्स ऑफ दी वीक। नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 12 एंड दैट्स एन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर? असर्शन: फैमिली अ साइट ऑफ बिटर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनजस्टिस एंड वायलेंस। फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े, अन्याय, वायलेंस, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। रीज़न: द फैमिली इज अ स्पेस ऑफ ग्रेट वार्मथ एंड केयर विद स्टोरीज ऑफ कंपैशन, सेक्रीफाइस एंड केयर।
रीज़न कहता है कि फैमिली एक मतलब इस तरीके की स्पेस होती है जहाँ पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी के बीच में बहुत प्यार, मोहब्बत और साथ ही साथ में जो है केयर होती है, स्टोरीज होती हैं कंपैशन की, सेक्रीफाइस की, केयर की, कि कैसे हमने जो एक दूसरे का ख्याल रखा, कैसे हमारी फैमिली इतनी आगे बढ़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये असर्शन है और रीज़न है। आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है। देखो, असर्शन रीज़न क्वेश्चंस का ना सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको उसमें सिर्फ रिलेशन ढूंढना है। आपको रिलेशन ढूंढना है असर्शन और रीज़न के बीच में। देखो, एक असर्शन है, ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है। आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन बन रहा है, या इन दोनों में से कोई सही है या गलत है। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत है तो आपका आंसर होगा सी या डी में से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब आपको पता लगाना है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता हुआ हमको दिख रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हैं या नहीं है तो आपका आंसर होगा ए या बी में से कोई एक। क्लियर। अब मुझे बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। असर्शन रीजन के ऑप्शंस आप सभी जानते हैं, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Assertion is true, but reason is false. Assertion is false, but reason is true. And the correct answer here is option yes, B. That is both are correct, but R is not the correct explanation of A. यानी दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि फैमिली की ऐसी जगह होती है जहाँ पर केयर, लव, सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऑप्शन ए भी अपनी जगह सही है, क्योंकि कुछ कुछ फैमिलीज में बहुत ही बिटर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनजस्टिस, वायलेंस, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो दोनों ही तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं, इसीलिए फैमिली को लेके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, चलो question number 13, again reason assertion based question. Assertion says caste are supposed to be complementary and competing groups. कास्ट जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री और कंपीटिंग ग्रुप होती है, यानी आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और कंपटीशन भी चल रहा है। रीजन, ईच कास्ट हैज इट्स ओन प्लेस इन द सिस्टम विच कैन नॉट बी टेकन बाय एनी अदर कास्ट। हर एक कास्ट का अपना एक जो है मतलब प्लेस होती है, अपनी एक स्टेटस होता है पूरे सिस्टम के अंदर, और उसको कोई भी दूसरी कास्ट ओवरटेक नहीं कर सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों में से कोई भी फॉल्स है, क्या दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री या कंपीटिंग ग्रुप नहीं होते हैं। हर एक कास्ट की अपनी प्लेस होती है सिस्टम में, जिसे कोई और मतलब कोई और कास्ट जो है वो ओवरटेक कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए कंपटीशन या कॉम्प्लीमेंट्री की तो बात होती ही नहीं है। जैसे मान लो इफ वी टॉक अबाउट द वर्ण सिस्टम, और ये आपके ब्राह्मण हो गए, ये आपके क्षत्रिय हो गए, ये आपके वैश्य हो गए और ये आपके शूद्र हो गए, तो क्या वैश्य और शूद्र के बीच में कंपटीशन चलेगा? क्या शूद्र और ब्राह्मण के बीच में कंपटीशन चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्लेस है, वो उसी प्लेस पर प्लेस्ड है। क्लियर, तो ना ही कोई कंपटीशन और ना ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ये लोग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, आदिवासी एंड देयर स्ट्रगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दलित स्ट्रगल बिकॉज। आदिवासी का और दलित का जो स्ट्रगल है वो एक दूसरे से अलग है। ऐसा क्यों है कि आदिवासी जो स्ट्रगल कर रहे हैं और दलित जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपस में अलग है? ठीक है, ऑप्शंस, आदिवासी कंसंट्रेट ऑन कॉन्टिजियस एरियाज एंड कुड डिमांड स्टेटहुड। आदिवासी जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं और वो स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। ऑप्शन बी, दे वर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट लाइक द दलित्स। आदिवासी दलित की तरह डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होते। ऑप्शन सी, दे डिड नॉट फेस सोशल एक्सक्लूजन लाइक द दलित्स। उनको किसी तरीके का सोशल एक्सक्लूजन भी नहीं होता है, यानी उनका सामाजिक बहिष्कार भी नहीं होता है।
एंड ऑप्शन डी, देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस वर बेटर देन द दलित्स। आदिवासीज की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस दलित से ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? आदिवासीज और दलित का स्ट्रगल अलग अलग क्यों है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्योंकि देखो, जिस तरह से दलित के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सेम डिस्क्रिमिनेशन आदिवासी के साथ में भी होता है। जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन या सोशल एक्सक्लूजन दलित के साथ है, सेम आदिवासी के साथ भी होता है कि जहाँ पर और सब लोग हैं वहाँ पर आदिवासीज नहीं आते, जहाँ पर जो है मतलब उनको कहीं पर एंट्री नहीं दी जाती है और साथ ही साथ में उनको बहुत ही बहिष्कार उनका किया जाता है सामाजिक। ऑप्शन डी जो कह रहा है कि उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इवन दे ऑल्सो वांट्स द ट्रीटमेंट लाइक द दलित वन, बट द ओनली डिफरेंस हेयर इज कि आदिवासी अपना खुद का स्टेट चाहते हैं, लेकिन जो आपके दलित हैं वो खुद का स्टेट नहीं चाहते। वो बस ये बोलते हैं कि हमको भी रिस्पेक्ट चाहिए। क्लियर? समझ में आया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कोई डाउट? आई होप सो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जस्ट डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब क्वेश्चंस लगा लगा के आप बोर हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं यार इतना तो पढ़ लिया, अब नहीं लगाना। बट अगर आप बार बार लगाते रहोगे ना तो आप भूलोगे नहीं, क्लियर, और कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 15। There is no historically fixed or logically necessary relationship between a dash and the varied forms of dash that it could be based on society। यानी कि यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आएगा इस ब्लैंक में और एक ऑप्शन आपका इस ब्लैंक में आएगा। मैं आपको रीड करके बताती हूँ, आप मुझे बताना करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, there is no historically fixed or logically necessary relationship between a state and the varied forms of nation that it could be based on society. Option B, there is no historically fixed or logically necessary relationship between a nation state and the varied forms of community that it could be based on society. Option C, there is no relationship between nation that is historically and the varied forms of ideology that it could be based on society. And option D, there is no historically fixed or logically necessary relationship between a community and the varied forms of nation state that it could be based on society. अब मैंने आपको चारों ऑप्शंस रीड करके बताए, आप मुझे बताओ कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी हिस्टोरिकली लॉजिकली किसी तरह की कोई रिलेशनशिप नहीं होती है और ना उसके जो भी वरीड फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसको सोसाइटी में बेस नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा सोचोगे ना आप तो आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी, दैट इज नेशन स्टेट एंड कम्युनिटी। हिस्टोरिकली कोई भी या लॉजिकली किसी तरह का नेशन स्टेट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, और जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कम्युनिटी के, मतलब एंड दी वरीड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी जिसे आप इस सोसाइटी के अंदर बेस्ड कर सको, तो नेशन स्टेट और कम्युनिटी जो है वो अपने आप में ऐसे फॉर्म्स होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कम्युनिटी बना, फिर कम्युनिटी से आपने एक नेशन बनाया, फिर आप एक नेशन स्टेट पर आ गए। तो इस तरीके से जो है हम एक नेशन स्टेट को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हिस्टोरिकली या लॉजिकली किसी भी तरीके की फिक्स्ड रिलेशनशिप नहीं थी नेशन स्टेट के बीच में, और जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कम्युनिटी के जिसे आप सोसाइटी में बेस कर सको, बट इसको हमने एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप करते हैं। Clear? Now you have again assertion reason based questions, and assertion says that cities are the confluence of races, cultures and peoples, and reason that cities are centers of innovations, cross border citizenship laws. assertion कहता है कि cities ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको अलग अलग रेसेस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग पीपल्स देखने को मिलेंगे, और रीज़न ये कहता है कि सिटीज़ जो हैं वो इनोवेशन का सेंटर होती हैं और यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर सिटीजनशिप लॉज भी लगते हैं, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या दोनों सही हैं? क्या दोनों में से कोई स्टेटमेंट गलत है, या क्या दोनों के बीच में हमको एक रिलेशनशिप देखने को मिल रही है? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ आर ट्रू बट नो रिलेशनशिप। क्लियर? दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू हैं कि सिटीज़ में हमको रेसेस भी मिलती हैं, हमको अलग अलग कल्चर्स भी मिलते हैं, पीपल भी मिलते हैं, लेकिन सेकंड उन्होंने बोला कि सिटी सेंटर है इनोवेशन का। इनोवेशन का कोई रेसेस, कल्चर, इन सारी चीज़ों से रिलेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है। और एक और चीज़ बोल दी कि क्रॉस बॉर्डर सिटीजनशिप लॉज भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड भी चीज़ें हो गई या और भी इमिग्रेशन एमिग्रेशन की बात हो गई,
ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, अगेन assertion reason based question, and assertion says that the culture of the dominant class controls the dominant meanings, and the reason is that the structure of relations between classes perpetuates itself by reproducing it. यानी कि assertion ये कह रहा है कि जो कल्चर होता है ना डोमिनेंट क्लास का, वो डोमिनेंट मीनिंग को कंट्रोल करता है या वो अपना डोमिनेंस हमेशा बनाए रखना चाहता है। एंड रीज़न इज कि जो स्ट्रक्चर रिलेशन है क्लासेस के बीच में वो धीरे धीरे परपिचुएट होता है, प्रोड्यूस अपने आप को करते हुए, ठीक है। एंड here are some of the options that both assertion reason are true and reason is the correct explanation of A, and both are true but reason is not the correct explanation of A, and A is true, R is false, A is false but R is true, and the correct answer here is, क्या लगता है आपको, रिलेशन है या नहीं है? and the correct answer here is A is true but R is false, क्योंकि ये सही है कि डोमिनेंट क्लास हमेशा अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है कि हमेशा उसी का डोमिनेंस बना रहे, बट ये एक चीज कहना कि क्लासेस से ही वो परपिचुएट होता है स्ट्रक्चर रिलेशन, वो सही नहीं है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नाउ वी हैव, एंड दैट इज सोशियोलॉजिस्ट श्रीनिवास इज बेस्ट नोन फॉर हिज स्टडी ऑफ। श्रीनिवास के बारे में आपने पढ़ा है ना, एम एन श्रीनिवास। ये सबसे ज्यादा उनकी स्टडी कौन सी फेमस है या किसी चीज के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शंस, द गोल्डन बो, द रिमेंबर्ड विलेज, द पीपल ऑफ द इंडिया और द बेली ऑफ द रिवर। थोड़ा याद आ रहा है कुछ कुछ? ये एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे पूरे चैप्टर के अंदर, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन यस बी, दैट इज द रिमेंबर्ड विलेज। आपको अगर पता हो तो एम एन श्रीनिवास जो है वो एक पूरा स्टडी कंडक्ट करते हैं एक विलेज के ऊपर, और वहाँ पर जो है वो पूरा एग्जाम्पल से समझाते हैं कि उन्होंने कैसे क्या क्या सारी चीज़ें देखी, किस तरह से चेंजेस वगैरह देखे हैं, एक्सेट्रा। क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज द रिमेंबर्ड विलेज। Now you have question number 19, and question says that the dash refers to the total number of live births that a hypothetical woman would have if she lived through the reproductive age group and had the average number of babies in each segment of this age group as determined by the age specific fertility rates for that area. किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट होते हैं उसके बेसिस पर डैश यानी इन चार में से कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि होती है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जो कि एक हाइपोथेटिकल वुमेन प्रोड्यूस करती है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है आपकी, दैट इज जिसको जनरली 15 से 49 माना जाता है। ठीक है, तो इस एक रिप्रोडक्टिव एज में जो एक वुमेन है, ठीक है, एक एवरेज वुमेन, वो कितने लाइव बर्थ दे सकती है, ठीक है, मतलब कितने बेबीज को बर्थ दे सकती है और कितने नंबर ऑफ इस हर एक एज ग्रुप के अंदर सेगमेंट ऑफ बेबीज प्रोड्यूस होंगे, ये डिटरमाइन होगा उसके एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी रेट, मैटरनल फर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मतलब जब पढ़ाया था तब भी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। इसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो जहां भी आप ये एक चीज देखते हो ना कि लाइव बर्थ, हाइपोथेटिकल वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब अपनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर रह के कितने बेबीज को आप बर्थ दे सकते हो हाइपोथेटिकली, एंड लाइव बर्थ। लाइव बर्थ समझते हो ना, एक तो बर्थ होता है, बर्थ का मतलब आपका जन्म हो गया, अब चाहे आप जिंदा हुए हो या चाहे आप मृत हुए हो, लेकिन लाइव बर्थ का मतलब होता है कि आप जो है आपकी मतलब जो आपका जन्म हुआ है उसमें आप जिंदा ही हो। ठीक है, तो दैट इज योर लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ जितने भी दिए गए हैं, सो दैट इज नोन एज योर TFR, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। क्लियर? ये भी हमने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन ए, दैट इज फॉलोइंग डैश कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू द लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स। दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, MCQ में भले आए या ना आए, बट आपके पूरे जो सेक्शंस है ना B, C and D, उनमें एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड से। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना। हाँ, तो अब ये बोल रहे हैं कि इन चारों में से क्या ऐसी चीज़ है जब वो फॉल करती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और प्रॉस्पेरिटी होती है, क्योंकि वर्कर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नॉन वर्कर्स। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा जाता है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज
डिपेंडेंसी रेशो, सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या ऐसी चीज है जो कम होगी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और प्रॉस्पेरिटी भी होगी? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए, दैट इज डिपेंडेंसी रेशो। जब डिपेंडेंट्स कम हो जाएंगे तो हमारे पास में ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे, तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, और इसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। आई होप सो नाउ सेक्शन ए इज क्लियर टू यू। टोटल 20 क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस को हमने आंसर किया। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, आई होप सो आपको वो भी क्लियर हो गए। तो इन सारी चीज़ों को लेके अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो अपने एमसीक्यूज वगैरह को लेके, एंड कोशिश करो कि ये जितने भी सारे आपके ऑब्जेक्टिव है ना, ये आप फटाफट जब भी एग्जाम दे रहे हो तो जल्दी से इन सभी को जो है कंप्लीट कर लो विद इन मैक्सिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। और बस 5 मिनट ज़्यादा लेना, उससे ज़्यादा टाइम मत लेना, और जल्दी जल्दी इसको आंसर करके हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शंस पर। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेक्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन आएंगे टोटल 9, और ये क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, और यहाँ पर जो आपकी वर्ड लिमिट्स है दैट इज जस्ट 30 वर्ड्स। आपको 30 वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो पूछा है बस उतना ही आंसर करो, एक्स्ट्रा नहीं बताना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 30 वर्ड्स में अपने क्वेश्चंस को आंसर देना है। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, क्लियर। एंड कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 सेज व्हाट इज मीन बाय फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, आप तो बहुत इजीली बता देंगे, है ना। फर्टिलिटी रेट रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स per 1000 women in the childbearing age group usually taken 15 to 49 years. That means देखो इसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने, फर्टिलिटी रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय कौन सी वुमेन को हम यहां पर लेंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है, तो रिप्रोड्यूसिंग वुमेन या नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वुमेन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वुमेन और नंबर ऑफ वुमेन्स इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप दैट इज 15 to 49, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ वुमेन इन दी 15 to 49 years age and that is multiplied by 1000, ठीक है। तो ये मतलब ये फॉर्मूलेज वगैरह मैंने आपको लिखवाए भी हैं जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे। तो ऐसे आपने इसको डिफाइन किया और फिर नीचे इसी का फॉर्मूला लिख दिया और इस फॉर्मूले को ऐसे बॉक्स में कर दिया, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट भी होता है, ठीक है। तो सेंटर में है ना, जैसे ये आपका पूरा पेज है तो पेज के सेंटर में ये से फॉर्मूला लिख के इसको बॉक्स में कर दिया, ठीक है। तो अगर जैसे सेक्स रेशो पे क्वेश्चन आ जाए, फर्टिलिटी रेट पर आ जाए, TFR पर आ जाए, डेथ रेट पर आ जाए, ग्रोथ रेट पर आ जाए, किसी पर भी, तो फॉर्मूला जरूर उसका लिखना, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज मीन बाय द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन मतलब प्रपोर्शन ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन रिलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। जैसे आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर मान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 0 to 14 years, 15 to 60 years एंड 61 प्लस। मान लो कि हमने 3 जो है ऐसे ग्रुप्स लिए और हमारी पॉपुलेशन में इनका नंबर कितना है। जैसे मान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि इनका नंबर 50 है, इनका नंबर 70 है और इनका नंबर 20 है, ठीक है। तो ये हो जाता है एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि प्रपोर्शन ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन रिलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से कितने जो है इस पर्टिकुलर एज में पर्सन्स हमारे पास में हैं। The age structure varies in response to changes in the level of development and the average life expectancy. ये age structure vary करता है जैसे जैसे हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट होता है और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज जो है वो आने लग जाता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 23, दैट हाउ डज इंडिया बेनिफिट फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड से कैसे बेनिफिट होता है या कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा, तो हम बता देंगे कि
डेमोग्राफिक डिविडेंड का इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और ये तब होता है जब हमारी पॉपुलेशन में वर्किंग पीपल ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द नॉन वर्कर्स। और ये पीपल के ऊपर जब हम इफेक्टिवली उनको एम्पावर करने में, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में इन्वेस्ट करते हैं, तब हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। तो इंडिया को भी बेनिफिट होगा इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड से जब वो इन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करेगी, द वर्किंग क्लास। ठीक है, वर्किंग क्लास का मतलब कि जितने भी लोग पूरे वर्क कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। क्लियर? चलो, now you have question number 24 that state some features of an authoritarian state। एक अथॉरिटेरियन स्टेट के क्या फीचर्स होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, आप बताओगे कि पहला, एक स्टेट जहां पर लोगों की आवाज़ ना हो इन द सेंस कि वो आवाज़ ना उठा पाएं, और साथ ही साथ में दोज इन पावर आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। जैसे मान लो कि ये कोई एक पर्सन है, ठीक है, यही पर्सन मान लो अभी यही है, और ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इन ये जितने भी पीपल हैं, इनके साथ में अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो ना ही ये इसको बोल पा रहे हैं, और ये पर्सन जो कि बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, पीपल की सर्विसेज मतलब पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो खुद भी कुछ नहीं करता। तो इस तरीके का जो स्टेट होगा ना वो अथॉरिटेरियन हो जाएगा कि एक तो आप कुछ गलत हो रहा है तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये पर्सन पावरफुल है, हो सकता है आप इसके अगेंस्ट में कुछ बोलो तो ये आपको कोई पनिशमेंट दे दे। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो कि अब पावर में आ चुका है ये अपना काम भी अच्छे से नहीं कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, it often limits or abolishes civil liberties like freedom of speech, freedom of press, freedom of political activity, etc. इसी के साथ में जो हमारे पास में डिफरेंट फ्रीडम्स होती हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गई, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई कि आप फ्रीली जो है कुछ बोल सकते हो, फ्रीली मीडिया काम कर सकती है, इन सब के ऊपर भी लिमिट लग जाती है या इनको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। क्योंकि जो अथॉरिटेरियन स्टेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे सोचता है कि मैं पावर में आ चुका हूँ, अब सब कुछ मैं ही करूँगा, सब मैं ही जो अच्छा होगा वो करूँगा और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने उसको पावर में लाया होता है वो उनकी भी नहीं सुनता। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम बताएंगे किसके, अथॉरिटेरियन स्टेट के। Now next question we have is question number 25 that says that Adivasis' experiences of marginalization and their sense of injustice were the mobilized to create shared झारखंडी identity। आदिवासी जिस तरीके से उनके साथ में इनजस्टिस होता है या मार्जिनलाइजेशन होता है उसकी वजह से वो सभी साथ में आते हैं और एक झारखंडी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। आपको बताना है वो सारे इश्यूज जो झारखंड जब एगिटेशन हुआ या झारखंड के लिए जब मूवमेंट चली तो उसमें लीडर्स ने कौन कौन से इश्यूज उठाए थे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 2 या 3 हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो the issues against which the leaders of Jharkhand agitated were number 1 acquisition of land for large irrigation projects and firing ranges। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं इरिगेशन के पास किए जा रहे थे उन एरियाज़ में जहाँ पर ट्राइबल्स रहते थे। दूसरा, जो सर्वे और सेटलमेंट ऑपरेशंस वगैरह किया जाता था वो भी उतना इफेक्टिव नहीं था और किसी तरीके का कोई भी जो है सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। थर्ड, कलेक्शन ऑफ लोन्स, रेंट, ड्यूज विच वर रेसिस्टेड। लोन्स लिए जाते थे लोगों से, ड्यूज लिए जाते थे, रेंट लिए जाते थे, जिसको वो लोग रेसिस्ट करते थे। वो ये कहते थे कि ये हमारा एरिया है, इस पर हमारा अधिकार है, कोई और का नहीं। तो ये सारे इश्यूज थे जिस पर उन्होंने एगिटेट किया। तो छोटे छोटे हैं तो आप 2-3 लिख सकते हो। क्लियर? नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखो एक आध पॉइंट और है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का नेशनलाइजेशन हो रहा था जिसको उन्होंने बॉयकॉट किया कि आप जो है फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस हो रहा है या फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्शन होता है आप उसको नेशनलाइज नहीं कर सकते, उसके ऊपर हमें ट्राइबल्स का भी अधिकार है। क्लियर? Now question number 26 says that state any 2 constitutional provisions that were meant to protect minority rights। आपको कोई 2 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने हैं जो कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, अब देखो हम बताएंगे कि पहला कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसके थ्रू माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। तो पहला हमने ये किया कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। सबसे पहली चीज़ हमने ये बोली कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा है, जिसकी लैंग्वेज अलग है, जिसका कल्चर अलग है, जिसकी स्क्रिप्ट अलग है, उसके पास में राइट है कि वो उसको प्रिजर्व कर सकता है।
तो प्रिजर्व कैसे करेगा? जैसे मान लो आप बोलते हो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप आसामीज़ बोलते हो। अब आसामीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है ना, मतलब आसाम में जो लोग रह रहे हैं, जो भी ट्राइब वगैरह जो भी रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे में तो मेजॉरिटी कहीं ना कहीं उनके राइट्स को दबा देगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास में राइट है कि आप अपनी उस लैंग्वेज को और आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, तो आप अपनी लैंग्वेज में ही बोलो, ठीक है। देन नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को आप एडमिशन देने से मना नहीं करोगे इन ग्राउंड्स पर कि उसका अलग रिलीजन है या अलग रेस है या अलग कास्ट है या अलग लैंग्वेज है। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट यू हैव व्हाट इज अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है? तो हम बताएंगे कि एक नेशन स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहां पर जो पॉलिटिकल एंटिटी है स्टेट की और कल्चर एंटिटी नेशन की, दोनों ही साथ में रहती हैं। मतलब स्टेट जो है वो सब साथ में आते हैं और अपने लिए गवर्नमेंट चूज करते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हम बताएंगे कि जहां पर स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है और नेशन एक कल्चरल एंटिटी है और दोनों साथ में मिलकर रहते हैं और एक तरीके की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है यहाँ पर रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, साइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन नेशनल यूनिटी। आपको ये बताना है कि नेशनल यूनिटी में लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम बताएंगे कि लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल यूनिटी बनाए रखने में, क्योंकि जनरली लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है? उनकी लैंग्वेज ही है और लैंग्वेज के थ्रू ही इंटरेक्शन बढ़ता है। अब जैसे मान लो मुझे मराठी आती है और आपको हिंदी आती है ना, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं अपने लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूंगी तो मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा और साथ ही साथ में मेरे यहाँ पर ये फैसिलिटी भी है कि मैं हिंदी भी सीख सकती हूँ। तो मान लो अगर मैंने हिंदी भी सीख ली, आपने मराठी भी सीख ली, तो हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे बीच में यूनिटी बनी रहेगी। अगर एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती तो वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। मान लो कि इंडिया में बोल दिया जाता कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी, अब सबको तो इंग्लिश नहीं आती ना, तो सब कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे नहीं तो फिर यूनिटी भी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए यूनिटी बनाए रखती है लैंग्वेज इस तरीके से, क्योंकि ये कॉमन मीडियम होता है कम्युनिकेशन का और इसी के थ्रू इंटरेक्शन होता है। तो इसीलिए अगर हमको रीजनलिज्म वगैरह खत्म करना है तो लैंग्वेज को तो प्रमोट करना पड़ेगा। Now question number 29, and this is the last question of your section B, that in what way communalism is different from communal। ठीक है, एक कम्युनलिज्म होता है और एक कम्युनल होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हम बताएंगे कि देखो, कम्युनलिज्म एक तरीके का अग्रेसिव चौविनिज्म है जो कि एक रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होता है, जो ये बोलता है एक ऐसी आइडिया, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ये बोलती है कि मेरा रिलीजन सुपीरियर है, बाकी सबका रिलीजन इन्फीरियर है। वही कम्युनल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कम्युनिटी से रिलेटेड है और कलेक्टिवली जो कि एक इंडिविजुअल से डिफरेंट होती है। कम्युनल मतलब हम कम्युनिटी की बात करें और कम्युनलिज्म मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी जहां पर ये बोला जा रहा है कि मेरा रिलीजन सुप्रीम है और तुम्हारा रिलीजन इन्फीरियर है। तो जहां पर रिलीजियस आइडेंटिटी को लेके अग्रेसिव चौविनिज्म हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम योर सेक्शन नंबर सी, और यहाँ पर यू ऑल नो कि 30 to 35 क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे। 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हैं एंड यू हैव टोटल 80 वर्ड्स लिमिट। तो 80 वर्ड्स में हमको क्वेश्चंस को आंसर करना है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे एंड देन हम मेन पार्ट ऑफ द बॉडी को लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 30 सेज व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन। सो इसमें हम, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, तो पहले थोड़ा सोशल एक्सक्लूजन, उसके थोड़े कुछ फीचर्स वगैरह। सो नंबर 1, सोशल एक्सक्लूजन मतलब कंबाइंड रिजल्ट ऑफ डेप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन विच प्रिवेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग होली इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी इन विच दे लिव। तो पहला पॉइंट, सोशल एक्सक्लूजन का मीनिंग हमने बता दिया कि जब किसी के साथ में बहुत ज़्यादा डेप्रिवेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कंबाइंड वे में करने लग जाते हो और आप उस इंडिविजुअल को या उस ग्रुप को फिर पार्टिसिपेट भी नहीं करने देते किसी इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल लाइफ में सोसाइटी के जिसमें सभी लोग रह रहे हैं, तो उसे सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हम देंगे इसके अंदर। पहले थोड़ा पॉइंट्स देख लें क्या क्या लिखना है, फिर इसके बाद में इट इज़ द आउटकम ऑफ सोशल प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशंस। तो जिस तरीके के सोशल प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस हैं, उस तरीके से हमारे यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन आया हुआ है। ये किसी एक इंडिविजुअल के करने से नहीं होता है, लेकिन सालों से सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, इसलिए हमको सोशल एक्सक्लूजन जैसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल को पूरी तरह से या
कुछ कुछ चीज़ों में सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया जाता है और इसी के बेसिस पर फिर जो है सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रॉड रेंज ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए मतलब जो है उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने से रोकते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ मेजॉरिटी के लिए हैं उससे भी रोकते हैं। सो ब्रॉड रेंज ऑफ फैक्टर्स प्रिवेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, इसको बनाया गया है सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ही अंदर और ये इनवॉलंटरी भी है। मतलब कि यहाँ पर एक्सक्लूजन जो है वो एक्सक्लूडेड पर्सन की विश के अगेंस्ट में हो रहा है। एग्जाम्पल आप इसमें दोगे कि जैसे दलित्स को टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती, दैट इज इन दी रिलीजियस और दी सोशल कंटेक्ट्स। दलित को जो वाटर सोर्सेस से सभी पानी लेते हैं उनसे पानी नहीं लिया मतलब देने जाता। कोई जॉब है तो उस जॉब में दलित को नहीं रखा जाता बिकॉज ही इज फ्रॉम दिस बैकग्राउंड और फ्रॉम दिस कास्ट। यहाँ पर दलित की जगह मतलब दलित का तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोअर कास्ट भी ले सकते हो क्योंकि सबसे ज़्यादा लोअर कास्ट ने ही जो है सोशल एक्सक्लूजन को झेला है। थोड़ा सा आप इसमें ट्राइब्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्योंकि ट्राइब्स की अलग लैंग्वेज अलग कल्चर होता है, इसीलिए इन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में वो खुद भी मिक्स नहीं होना चाहते हैं, बट अगर वो चाहें कि उन्हें कोई जॉब वगैरह मिल जाए, एक अच्छी लाइफ वो लीड कर लें, तो वो भी उन्हें नहीं करने दी जाती है। बहुत बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में या इवन टेम्पल्स में या सोशल रिलीजियस फंक्शनिंग्स में जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं या डिफरेंट कल्चर से पीपल बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको जो है एंट्री नहीं दी जाती। सोशल एक्सक्लूजन का एक और फैक्टर है, देखो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, किसी को समाज से बाहर कर देना, ठीक है, उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देना। एक होता है फोर्स्ड इंक्लूजन एंड यू ऑल नो दिस, कि ज़बरदस्ती हम किसी को उस काम में या एक सबॉर्डिनेटेड रोल में इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें वो नहीं चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, जो मतलब मेजॉरिटी पीपल होते थे, वो उनको पूरे स्लीपर्स की माला पहना के और जो है घुमाया करते थे, उनसे जो है ड्रम बजवाया करते थे किसी की शादी वगैरह में, और उनके सर पे से चप्पल रख के वो लोग जो है जा रहे होते थे, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फोर्स्ड इंक्लूजन। तो ये जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स वगैरह बताए हैं, ये एग्जाम्पल्स आप दोगे। इसमें आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि सोशल एक्सक्लूजन को ख़त्म करने के लिए हमने देखा कि पेरियार ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, आपको याद है ना। पेरियार जो थे उन्होंने साउथ में टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, यानी कि जहाँ पर दलित को मना किया जाता था टेम्पल्स में एंट्री लेने से, तो उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाई कि हम सब भी टेम्पल्स में जा सकते हैं, क्योंकि गॉड जो है वो सिर्फ आपके ही नहीं है कि आप हायर कास्ट हो तो आपके ही गॉड हैं और हमारे गॉड नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, और इसी के साथ में हम ये भी बोलेंगे कि किस तरीके से ये पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसको बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर कहीं से एकदम से आ गया या ऑलरेडी प्रेजेंट था, बट द सोसाइटी हैज़ ओनली क्रिएटेड दिस। क्लियर? तो ऐसे हम एग्जाम्पल्स भी देंगे और थोड़ा सा लास्ट में कंक्लूड भी कर देंगे कि बहुत सारे मूवमेंट्स भी चले इस तरह के सोशल एक्सक्लूजन को ख़त्म करने के लिए। क्लियर? लिख पाएंगे ना, इतना डिस्क्राइब कर पाएंगे? ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31 दैट हाउ रीजनलिज्म कुड बी रिड्यूस्ड। कैसे हम रीजनलिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो रीजनलिज्म के बारे में पहले थोड़ा सा बताएंगे कि जहाँ पर आप अपने रीजन को लेके बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो और आपके अंदर भी जो है एस्पिरेशंस आने लग जाती हैं कि अपने रीजन को लेके कि हमको भी जो है इंडिपेंडेंट पावर्स वगैरह मिलना चाहिए। बट थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि इस रीजनलिज्म को रोका जा सकता है कैसे। पहला, गवर्नमेंट को इक्वल ग्रांट्स प्रोवाइड करनी चाहिए रीजन्स स्टेट्स को, ताकि वो उन रीजन्स की डिमांड को फुलफिल कर पाएँ। जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर रीजन है और ये पूरा इंडिया है ना, अब ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट या रीजन जो भी ये है, मान लो ये कोई रीजन है, तो यहाँ पे जो भी अथॉरिटी में है उनको पावर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स उठ रही हैं वो उसको फुलफिल कर सके। गवर्नमेंट को कोई प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए किसी पर्टिकुलर रीजन को एज कम्पेयर टू अदर रीजन की। मान लो गवर्नमेंट जो है वो इस रीजन को ज़्यादा फेवर करती है
और इस रीजन को जो है उतना मतलब उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखती, तो फिर यहाँ के लोगों को इन्फीरियर फील होगा। तो इसीलिए किसी भी तरीके की बायस्डनेस जो है वो गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। लिटरेसी रेट जो है कंट्री का वो बढ़ाना चाहिए और पीपल्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो, क्योंकि एजुकेटेड पीपल होंगे तो वो अपनी कंट्री को पहले रखेंगे, ना कि अपने रीजन को। तो क्योंकि एजुकेशन नॉलेज जो है वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। इसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेके हो या डेवलपमेंट को लेके हो, वो हर एक पर्सन को कंट्री में मिलना चाहिए इक्वली। किसी के भी साथ में कम ज़्यादा हमको नहीं करना चाहिए। तो जब हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो लोग ज़्यादातर रीजनलिज्म की बात नहीं करते। क्लियर? लेकिन अगर आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करोगे, उनको नेग्लेक्टिव फील होगा, तो फिर रीजनलिज्म बढ़ेगा। तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि रीजनलिज्म को रिड्यूस किया जा सके। Next you have question number 32, that what marked these 19th century social reform attempts was the modern context and mix of ideas. Interpret the given statement. 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्म अटेम्प्ट्स होते हैं वो कैसे मॉडर्न कंटेक्ट्स एंड मिक्स ऑफ आइडियाज़ होते हैं, मतलब कि उनमें मॉडर्निटी भी होती है और साथ ही साथ में मिक्स ऑफ आइडियाज़ भी होते हैं। इसको आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है। तो आप बताओगे कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, जैसे सती प्रथा की बात हुई, विडो रीमैरिज की बात हुई, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की बात हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे ये दो चीज़ों से मिलके बने, एक मॉडर्न कंटेक्स्ट और एक मिक्स ऑफ आइडियाज़। तो कैसे? एज फॉलो। सबसे पहला यहाँ पर हम देखें कि जो वेस्ट में लिबरलाइजेशन के आइडियाज़ चल रहे थे, वेस्टर्न लिबरलिज्म, और एक इंडिया का ट्रेडिशनल लिटरेचर था, हमने इन दोनों को ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए। मतलब हमने ये देखा कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, लिबरलिज्म, इन सारे आइडियाज़ की बात करते हैं। तो क्यों ना इन आइडियाज़ को भी हम कुछ कुछ बोरो करें और साथ ही साथ में हमारा इंडिया का जो सोल है उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर रिफॉर्म करने की बात करें। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, वो सती प्रथा को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो वो दोनों चीज़ बोलते हैं कि देखो एक तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी ये सही नहीं है, मानवता की खातिर ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, और दूसरी चीज़ जो हिंदू शास्त्र हैं उनमें भी इसे गलत बताया गया है। तो ये उन्होंने एक बात करी। राणा डे ने जो है अपने द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉज के अंदर रिमैरिज ऑफ विडोज की बात करी कि वैदिक अथॉरिटीज़ का भी उन्होंने जो है यहाँ पर बात करी कि वेदों में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, ये भी उन्होंने बात करी। और उन्होंने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यहाँ पर रखा कि जैसे मैंने आपको इसके एग्जांपल्स पहले भी दिए हुए हैं कि पहले के समय में छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी। अब मान लो कि किसी वजह से जो हस्बैंड है उसकी अगर डेथ हो जाती है कम उम्र में, मान लो 14-15 साल में, तो जो लड़की है 10, 11, 12 साल की, उसकी तो पूरी की पूरी लाइफ आपने विडो की तरह निकाल दी। तो ये चीज़ सही नहीं है कि उसके साथ में इस तरह का अन्याय हो। तो इसीलिए विडो रिमैरिज की बात उन्होंने करी। न्यू एजुकेशन की बात जब हमने करी तो हमने कहा हमारे यहाँ का एजुकेशन जो है वो लिबरलिज्म के आइडियाज़, मॉडर्न आइडियाज़ के साथ में मिक्स होकर होना चाहिए, और जो हमारा एक सोल है इंडिया का वो एजुकेशन भी रहनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, यूरोपियन रेनेसा, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट, ह्यूमनिस्टिक, सेक्युलर, लिबरल, ये सभी थीम्स को रखा और फिर हमने न्यू एजुकेशन हमारे यहाँ पर स्टार्ट किया। सर सैयद अहमद खान है, उन्होंने बोला कि अगर आपको इस्लाम के मतलब जो है इस्लाम में जो भी इंटरप्रिटेशंस दिए गए हैं उनका इंटरप्रिटेशन ये था कि इस्लाम के ऊपर फ्री इंक्वायरी होनी चाहिए। इस्लाम में जो भी चीज़ें दी हुई हैं हम उसको फैक्चुअल, साइंस, इन सारी चीज़ों के साथ में कंपेयर करते हुए समझें, तो इस्लाम की ऑथेंटिसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बताएंगे कि कैसे जो है मिक्स ऑफ आइडियाज़ और मॉडर्न कंटेक्स्ट था, कि आपने मॉडर्निटी को भी लिया और आपने मिक्स ऑफ आइडियाज़ भी किए, जहाँ पर आपने अपना इंडियन सोल और साथ ही साथ में वेस्टर्न के भी आइडियाज़ को मिक्स किया। क्लियर? तो ऐसे करके कंक्लूड कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द माइन वर्कर्स। आपको ये बताना है कि जो माइन वर्कर्स थे, है ना, माइनिंग वगैरह में काम कर रहे होते थे, उनको क्या सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो हम बताएंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो माइन वर्कर्स फेस करते थे। सबसे पहले ये था कि जो छोटी छोटी माइंस वगैरह होती थी ना, वहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं होते थे और लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर रखा जाता था, तो उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे। ठीक है, दूसरी चीज़, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो वर्कर्स का प्रॉपर रजिस्टर नहीं बनाते थे। तो इसकी वजह से मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या एक्सीडेंट में किसी को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना है, जैसे मान लो ये कोई माइन है, अब यहाँ पे अंदर कोई पर्सन काम कर रहा है, एकदम से ब्लास्ट हो गया या कुछ भी हो गया, अब ये पर्सन तो यहाँ पे इसकी डेथ हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है इसने क्या किया,
इसने किसी भी तरीके का रजिस्टर प्रिपेयर नहीं किया। अब रजिस्टर नहीं है इसके पास में, तो इसके पास में रिकॉर्ड नहीं है कि इसकी माइंड में कौन इंसान काम कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली इसकी डेथ हो गई और हमको पता ही नहीं चला, है ना। और दूसरी चीज़, मान लो अब किसी पर्सन की डेथ हुई है, हमको उसको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना है, उसकी फैमिली को असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये एक दिक्कत होती थी। वर्कर्स माइंस के अंदर काम करते थे बहुत ही डेंजरस कंडीशंस में, और जब भी फिर जैसे फ्लड आ गया, मान लो फायर हो गई, एकदम से जो है रूफ कोलैप्स होने लगी, मतलब छत गिरने लग गई, या माइन में ब्लास्ट हो गया, वेंटिलेशन नहीं है, गैस एमिट नहीं हो रही है, तो ऐसे में उनको जो है मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती थी, डिसीजेस होते थे, इवन बहुत बार तो वर्कर्स की डेथ भी हो जाती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो वो लोग फेस कर रहे होते थे। साथ ही साथ में जो माइन वर्कर्स थे, जो अंडरग्राउंड काम करते थे, एक तो अंडरग्राउंड भी काम करते थे और एक जो ऊपर भी काम कर रहे होते थे, माइंस में ऊपर जो काम कर रहे होते थे, उनको इतना ज़्यादा जो है मतलब रेन, हॉट, सन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। और माइन वगैरह ब्लास्ट वगैरह हो गई या कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर गया अंदर अगर काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनको इंजरीज आ जाती थी। तो एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर रिकॉर्ड, ये चीज़ें नहीं होती थी, जिसकी वजह से माइन वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेंगे, है ना। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। एंड डू रिमेंबर, ये भी मैंने आपको बहुत टाइम से नहीं बोला, बट डू रिमेंबर कि हाइलाइट्स वगैरह करो, इंट्रोडक्शन जैसा सिखाया है वैसा लिखो, और जो है हमेशा आंसर पॉइंट्स में हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 34 दैट डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉइज। सो अब हमको ये बताना है कि डिसइन्वेस्टमेंट का एम्प्लॉइज पे क्या इम्पैक्ट रहा, तो हम बताएंगे। सबसे पहले बताओगे डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। तो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम बताएंगे कि जब जैसे पब्लिक सेक्टर में मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री है या कंपनी है, ठीक है, इंडस्ट्री या कंपनी, अब गवर्नमेंट इसको सेल कर दे, ठीक है, किसको सेल कर दे, प्राइवेट को। अभी कहाँ पर थी, पब्लिक में, पब्लिक सेक्टर में, यानी गवर्नमेंट के पास में कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी है, उसको वो दे देती है किसी प्राइवेट पर्सन या किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का था उसको उसने जो है क्या कर दिया, किसको दे दिया, प्राइवेट को दे दिया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके से पूरे इसको प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, उसको डिफाइन करना, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम बताएंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या इम्पैक्ट हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सारे जो वर्कर्स थे ना, उनकी जॉब जाने वाली थी। क्यों, क्योंकि देखो जैसे गवर्नमेंट कंपनी में मान लो आप काम कर रहे हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको जॉब देती है। गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। गवर्नमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देती है ताकि पब्लिक वेलफेयर हो। लेकिन जो प्राइवेट पर्सन होता है, मान लो मैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूँ, ठीक है, अब मेरी कोई कंपनी है, तो मेरा भाई एक ही एम है, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। मुझे मतलब नहीं है कितने लोग मेरे यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मैं सिर्फ उतने ही लोगों को अपनी कंपनी के अंदर रखूंगी जितनों की मुझे ज़रूरत है। एक्स्ट्रा अगर है तो मैं उन्हें हटा दूंगी कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका काम और मतलब इन्हीं लोगों से करवा लूंगा जो मेरी कंपनी में है। एक्स्ट्रा लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो उनको जॉब से निकाल देगा। तो क्या बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। सेम चीज़ होती है मॉडर्न फूड्स में, एग्जाम्पल देंगे, है ना। मॉडर्न फूड्स एक गवर्नमेंट कंपनी थी जहाँ पे हेल्दी ब्रेड बना करती थी और चीप प्राइजेस में लोगों को मिलती थी। पहली कंपनी थी जिसको प्राइवेटाइज किया गया, और जैसे ही प्राइवेटाइज किया गया तो 60% वर्कर्स को फोर्स किया गया कि आप लोग रिटायरमेंट ले लो अपने पहले 5 सालों में, जिसे VRS बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, ठीक है। तो इसलिए ये एक जो है बड़ी दिक्कत थी वर्कर्स के साथ में। दूसरा, इंडियन एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर जैसे शॉप्स, बैंक्स, IT, होटल्स और भी सर्विसेज जो ज़्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखती थी, तो इसकी वजह से जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है ना। अब प्राइवेट कंपनी में आप जॉब लेने जाओगे, जनरली जो एक ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है। आप हमारे यहाँ पर काम करो और आपको हम जो भी काम देंगे, फॉर एग्जांपल मान लो आपको उस काम को हमको 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करके देना है। ये 1 ईयर के अंदर आपको काम करना है, 1 ईयर कंप्लीट, आपका जो है मतलब जॉब अब नहीं रहेगी। तो जॉब इनसिक्योरिटी वाली चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता था, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जॉब भी खत्म। तो ये एक और दिक्कत थी इसके साथ में। और इसी के साथ साथ में जैसे आप एम्प्लॉयज़ को तो हटा ही रहे हो, वर्कर्स हट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है या लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं।
दूसरा हमने देखा कि जॉब इनसिक्योरिटी होती है। तीसरी चीज एक्सप्लॉइटेशन भी होता है वर्कर्स का। कैसे होगा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स? क्योंकि अब यहाँ पर जो प्राइवेट पर्सन है उसको तो बस प्रॉफिट कमाना है, वो प्रॉफिट कमाएगा और इन लोगों से, वर्कर्स से ज्यादा काम करवाएगा। मान लो उनका टाइम है 8 आवर्स, तो काम तो वो 8 आवर्स ही करने को बोलेगा, लेकिन टारगेट इतना ज्यादा दे देता है कि वो 8 आवर्स के अंदर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि वो अपने टाइम से ज्यादा बैठते हैं, उनकी अपनी जो एक सोशल पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरीके से एंड हो जाती है, क्योंकि वो पूरे टाइम अपने काम में ही बिजी रहते हैं। क्लियर? तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स होता है। इसको हमने देखा भी था कि बैंगलोर में जनरली जो आईटी सेक्टर्स वगैरह हैं, बैंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र में, तो वहां पर ये चीज हमको देखने को मिलती है कि ज्यादातर जो होटल्स वगैरह हैं वो आईटी सेक्टर के अकॉर्डिंग ही खुलती और बंद होती हैं, क्योंकि लोग वहां पर उस तरीके का काम करते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स भी होता है इससे। और इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है मतलब देखो, ग्रोथ तो होगी, प्रॉफिट होगा और काम होगा, तो ये चीजें तो है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज जो पर्सन्स है, जो पीपल हैं जिनने गवर्नमेंट को बनाया है, वो चीजों पर जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया? लिख लोगे, डिटेल में बता दोगे, एग्जाम्पल्स भी दे पाओगे, है ना। आप लोग सारी चीजें कर सकते हो, इतना सब आपने पढ़ लिया है। नाउ यू हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, दैट इज व्हाई बोथ मार्क्स एंड गांधी सॉ मैकेनाइजेशन एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। मार्क्स और गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि ये जो मशीनीकरण हो रहा है इससे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खतरा है? देखो, मैनेजर का टास्क क्या होता है कि वर्कर्स को कंट्रोल करो और उनसे से ज्यादा काम करवाओ, है ना। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मार्क्स और गांधी जो ये मैकेनाइजेशन हो रहा था ना, मैकेनाइजेशन कब से शुरू हुआ? 19th सेंचुरी के बाद। 19th सेंचुरी एंड होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से मशीन्स जो हैं उनका यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अब सारा का सारा काम मशीन्स के थ्रू करवाया जाता था। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपको अपने आंसर में लिखना है, ठीक है। सारा का सारा काम मशीन्स के थ्रू होता था। मान लो पहले कोई एक इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, इस इंडस्ट्री में मान लेते हैं 50 वर्कर्स काम करते थे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तब मशीन्स वगैरह नहीं होती थी, सारा काम हाथ से होता था। अब इसके बाद में आपकी इंडस्ट्रीज आ गई। अब इंडस्ट्रीज में क्या है? मशीन्स। इंडस्ट्रीज में क्या है हमारे पास में? मशीन्स हैं। अब जो काम ये 50 वर्कर्स कर रहे थे ना, वो काम इजीली 2 मशीन कर सकती हैं, और साथ साथ में थोड़ी हेल्प असिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोगों की जरूरत है। तो ये मशीन, ये सिर्फ 2 मशीन कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट ले गई? कम से कम कुछ नहीं तो 35 to 40, इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, है ना। तो अब सारा काम के कौन करेंगे? मशीन्स करेंगे, और वर्कर्स कौन हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। अब मशीन से काम क्यों करवाया जाता था? देखो, जैसे आप वर्कर से काम करवा रहे हो तो आपको इसको हर महीने क्या करना है? पे करना है, इसको वेजेस देने, सैलरी देनी है, ये सारा कुछ करना है, मैनेज करना है सब कुछ। लेकिन अब जैसे मान लो आप एक वर्कर को 100 रुपए देते थे, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, और इस मशीन को खरीदने में आपको 1000 रुपीज लगे, एक मशीन को खरीदने में। अब आप एक वर्कर को 12 मंथ्स तक 100 रुपीज पे करोगे तो कितना हो गया? 1200 एक वर्कर को, है ना। और 50 वर्कर्स हैं तो 50 को डिवाइड कर दो 1200 से, तो यू विल गेट द डेटा। अब इनने क्या करा? इनने एक बार में 1000 की ये एक मशीन खरीदी और 1000 की ये एक मशीन खरीदी, और इस मशीन में हमको हर साल हर महीने कुछ कराना भी नहीं है, जस्ट थोड़ा इसको जो है रिपेयर वगैरह करवाना रहता है, उसमें भी इतना खर्चा नहीं आता। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज लगता है इसके मेंटेनेंस में, वो भी सालों में करवाना पड़ता है। तो एक टाइम में इन्वेस्टमेंट किया और अब ये मशीन हमको ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। यहाँ पे उतना प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ गया, ठीक है। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, सेम ऐसे नहीं करना जैसे मैं बता रही हूँ, बट जैसे कि इसकी वजह से देखो प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो कैपिटलिस्ट होता है उसका एक ही काम होता है प्रॉफिट मेकिंग, तो वो बस अपना प्रॉफिट देखेगा। मुझे जहां प्रॉफिट मिल रहा है तो उसने भाई मशीन्स को खरीद लिया, मशीन्स को खरीदने से उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो मशीन जो है ना वो इजी तरीके से काम कर देती थी, और इसीलिए मशीन्स के आने से डेंजर था एम्प्लॉयमेंट को।
ये पहली चीज हमने एक्सप्लेन करी एक पूरे पैराग्राफ में अराउंड 40 वर्ड्स में, ठीक है। सेकंड हम ये बताएंगे कि अब देखो मैनेजर का टास्क क्या होता है, वर्कर्स को कंट्रोल करके रखना और उनसे ज्यादा काम करवाना। अब दो तरीके से जो है आप वर्कर से ज्यादा काम करवा सकते हो। पहला, आप उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, और दूसरा आप उनको जो टाइम पीरियड दिया गया है आप उसको बढ़ा दो। इंक्रीज द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। आप उनका टारगेट बढ़ा दो। मतलब देखो, अगर आपको किसी वर्कर से ज्यादा काम करवाना है तो दो तरीके हैं, ये ए वर्कर है, ये A1 वर्कर है, दोनों सेम ही है। लेकिन अगर आपको इनसे ज्यादा काम करवाना है तो जैसे मान लो अभी ये 8 आवर्स काम करते हैं, तो आपने बोला अब से आप 10 आवर्स काम करोगे, तो इनका क्या होगा, टाइम बढ़ गया तो काम भी ज्यादा करेंगे। मान लो अभी टाइम नहीं बढ़ाया, ठीक है, सिर्फ 8 आवर्स ही है। अभी 8 आवर्स में ये मान लो कि ये ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं, तो अभी ये 100 पैकेट्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं 8 आवर्स में। अब हमने इनसे बोला कि अब आपको इसी 8 आवर्स के अंदर 150 ब्रेड के पैकेट को प्रोड्यूस करना है। तो या तो आप आवर्स बढ़ा दो या तो आप अमाउंट बढ़ा दो, ठीक है, काम करने का। अब मशीन जो होती थी ना, वो प्रोडक्शन को ऑटोमेटिकली ही बढ़ा देती थी, ठीक है। उसमें हमको ना ही कुछ करना है ना ही कोई चीज़, जस्ट थोड़ा असिस्टेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा मशीन्स हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देती थी। तो अब मशीन्स के आ जाने से ये वर्कर्स की जॉब क्या हो जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि मशीन्स क्या करेंगी, वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगी। और ये डर था मार्क्स और गांधी को कि ये जो मशीनीकरण हो रहा है ना, ये जो मशीन्स आ रही हैं, मैकेनाइजेशन, ये अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट को ले जाएगा। क्लियर, लिख पाओगे, एग्जाम्पल्स भी दे पाओगे, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग को मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, पॉइंट्स बताती हूँ, तो आप लोग कहीं पर शॉर्ट में उसको नोट करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि हाँ याद रह जाएगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना 2 से 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। अब देखना ये चीज़, तो इसीलिए कोशिश किया करो कि जब मैं पढ़ा रही हूँ उसी टाइम पे एक नोटबुक लो और फटाफट वहाँ पे पॉइंट्स लिख लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको सॉल्व करना ही करना है। प्रैक्टिस करोगे लिखने की तो ही आप जो है ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो, जो पॉइंट्स मैं बताती हूँ उन पॉइंट्स को याद रखना है और कहीं पर नोट भी करना है। क्या होगा, जैसे मान लो आपने नोट्स तो बनाए लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी। अब जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे ना, तो आपको इन नोट्स में से एक आध पॉइंट तो याद आ ही जाएगा और आप लिख पाओगे, क्योंकि मेरे बोलने से आपको उतना ज़्यादा याद नहीं होगा और आपके सुनने से आपको उतना ज़्यादा याद नहीं होगा जितना आपको लिखने से होगा और जितना आपको प्रैक्टिस करने से होगा। तो इसीलिए नोट्स बनाया करो। आई होप सो। मतलब देखो, मेरे लिए ना अगर 100 में से एक एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स, इवन 1 स्टूडेंट को भी ये आदत लग जाएगी ना, तो आप देखना उसको चेंज अपने अंदर खुद से ही दिखने लग जाएगा। और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि मेरे स्टूडेंट मेरी बात मान रहे हैं और उनके ही लिए ये बेनिफिट है। मतलब देखो, आप नोट्स बनाओगे तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपके नोट्स ले लूँगी या आपके नोट्स से मैं फिर आगे पढ़ाऊँगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो इसलिए ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है। आप नोट्स बनाओ, आपको चेंज दिखेगा। अभी तक नहीं बनाया कोई बात नहीं, आज से बनाओ, अभी से बनाओ। हाँ, कोई मुहूर्त निकालने के बारे में मत सोचना कि नेक्स्ट मंथ की जब फर्स्ट डेट आएगी या फर्स्ट मंडे पड़ेगा तब से मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, तब से मेरा प्लान बन जाएगा, क्योंकि ये कभी नहीं होता। ये वाले प्लान ना कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो करना है आज से करो, कल की बात नहीं करनी चाहिए। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी। यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं बट 6 मार्क्स के हैं और 200 वर्ड लिमिट है। तो इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, हाइलाइट्स भी करेंगे, फ्लो चार्ट्स भी बनाएंगे, एग्जांपल्स भी देंगे, कंक्लूजन भी लिखेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 36 सेज हाउ हैव ट्राइब्स बीन क्लासिफाइड इन इंडिया। बड़ा सुंदर और अच्छा सा क्वेश्चन। आपको बताना है कि इंडिया में ट्राइब्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, ट्राइब्स इन इंडिया। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, ट्राइब्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, कहाँ पर ट्राइब्स का कॉन्सेंट्रेशन है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, कितनी है, 8% अप्रॉक्सीमेटली, उससे भी ऊपर ही है। और ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन मिडिल इंडिया, सेंट्रल इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से स्टेट्स में, थोड़ा सा उसको लिख दो। ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर्स हैं तो इसलिए जितना डिटेल में लिखोगे दैट इज गुड इनफ, है ना। तो ये हमने बताया। अब देखो, फिर हमने बताया कि ट्राइब्स को जो क्लासिफाई किया जाता है हमारे यहाँ पे, वो 2 तरह से किया जाता है, एक परमानेंट ट्रेड्स, एक एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो अब आपकी क्या बन गई, आपका क्लासिफिकेशन बन गया। तो अब देखो, ये लिख लिया, इंट्रोडक्शन हो गया,
अब हमने लिखा ट्राइब्स इन इंडिया और इसका क्लासिफिकेशन कर दिया दो पार्ट्स में। एक हो गए हमारे परमानेंट ट्रेड्स और एक हो गए हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स। अब इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें एक और चीज़ देखो परमानेंट ट्रेड्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आपकी लैंग्वेज आ गई है ना, एक लैंग्वेज आ जाती है आपकी परमानेंट ट्रेड्स में, एक आपके फिजिकल रेशियल आ जाते हैं, फिजिकल रेशियल, एक आपका साइज आ जाता है, ठीक है। फिर एक्वायर्ड ट्रेड्स में आपके आ जाता है जैसे लाइवलीहुड, क्लियर, इनकॉर्पोरेशन, ये नोट करना है आपको, इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, क्लियर। अब ये आपकी फ्लो चार्ट बन गई। अब इस फ्लो चार्ट के बाद में आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, कर पाएंगे आप? बहुत सिंपल सा तरीका है। तो पहले हम बात करेंगे परमानेंट ट्रेड्स की, और परमानेंट ट्रेड्स के अंदर हम ये बताएंगे कि जैसे आपका रीजन है, लैंग्वेज है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इकोलॉजिकल हैबिटेट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और 85% ट्राइबल पॉपुलेशन मिडिल इंडिया में रहती है, इसमें से 15% जो है वो आपकी नॉर्थ, मतलब रिमेनिंग जो 15% है वो 11% आपकी नॉर्थ ईस्ट में है और 3% आपकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में रह रही है। ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन वगैरह बोल रही थी वो। परमानेंट ट्रेड्स में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पर 4 लैंग्वेजेस मेनली हमको मिलती हैं, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक एंड तिब्बतो बर्मन। इंडिया में 80% ट्राइबल्स ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ 20% ट्राइबल्स हैं जो आर्यन और द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। फिर हम बात करें फिजिकल रेशियल की, तो हमारे यहाँ पर नेग्रितो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, द्रविडियन, आर्यन, ये सभी रेशियल ट्राइब्स रहती हैं। साइज की अगर हम बात करें तो 7 मिलियन के करीब जो है अंडमानीज आइलैंड्स पर जो ट्राइब रहती हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। मतलब 7 मिलियन के करीब जो है सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, और कुछ अंडमानीज आइलैंड्स वगैरह पर रहती हैं जो कि 100 के आसपास हैं। तो मतलब अगर हम साइज़ की बात करें तो कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन मिलियंस में है और कुछ ट्राइब ऐसी हैं जिनकी हंड्रेड्स में पॉपुलेशन है। बिगेस्ट ट्राइब इंडिया के अंदर गोंड, भील, संथल, ओराउन, मुंडास, बोडोज, मिन्नाज, ये सारी हैं। और टोटल पॉपुलेशन ट्राइबल्स की हमारे यहाँ 8.6% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब अगर हम एक्वायर्ड ट्रेड्स की बात करें तो आपका जिस तरीके से मोड ऑफ लाइवलीहुड है, जैसे आप हिंदू सोसाइटी के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हो, उस तरीके से आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। जैसे मान लो कि आप कैसे रह रहे हो, तो आप फिशरमैन की तरह रह रहे हो, फूड गैदरर, हंटर की तरह रह रहे हो, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की तरह रह रहे हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह काम कर रहे हो इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो ये आपका लाइवलीहुड है जो जब आपने धीरे धीरे करके एक्वायर कर लिया है, जो आपके अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं है पर आपने एक्वायर कर लिया है। इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा आप हिंदू सोसाइटी के साथ में मिक्सअप हुए हो। अगर ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलें तो जो ट्राइबल मतलब एटीट्यूड है ट्राइब का हिंदू मेन स्ट्रीम को लेके, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्राइब्स हैं वो पॉजिटिवली हिंदुइज्म की तरफ इंक्लाइंड है एंड अदर्स हु अपोज इट। और हिंदू मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्राइब्स जो हैं वो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जनरली क्या होती हैं, मिक्सड अप होती हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कितना ज़्यादा एक्सटेंट है आपका इनकॉर्पोरेशन का, वो हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आप देखो कि जो फ्लो चार्ट में हमने पहले ही चीज़ें बता दी थी उसी को हमने बाद में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। फ्लो चार्ट से आपके पॉइंट्स इजीली विजिबल हो जाएंगे फटाक से। तो इसीलिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनानी है। Now you have question number 37. Read the given passage and answer the following questions that follow. But let me tell you one thing. आपके जो पूरा पैटर्न है ना पेपर का, उसमें 36th क्वेश्चन होगा जहां पर आपको पैसेज मिलेगा और पैसेज के बेसिस पर एक क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है। क्लियर? यहाँ पर 37 पर वो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बट 36th पर आपको वो क्वेश्चन मिलेगा और 37 और 38 डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप पैसेज को रीड करें। देखो, historically, states have tried to establish and enhance the political legitimacy through nation-building strategies, and they sought to secure the loyalty and obedience of their citizens through policies of assimilation or integration.
Attaining these objectives was not easy, especially in a context of cultural diversity where citizens, in addition to their identifications with their country, might also feel a strong sense of identity with their community, ethnic, religious, linguistic, and so on. So most states feared that the recognition of such a difference would lead to social fragmentation and prevent the creation of हारमोनियस सोसाइटी। देखो पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है, नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी की, नेशन स्टेट से पैराग्राफ जो है वो लिया गया है। तो देखो यहाँ पर जैसे स्टेट्स हैं, अब स्टेट्स के पास में अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को अगर वो एनहांस करना चाहते हैं तो उनको नेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा, उनको लोगों के लॉयल्टी ओबीडियंस जो है उसको सिक्योर करना पड़ेगा एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन की पॉलिसीज़ के थ्रू। और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, जहाँ पर सिटीजन्स में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और साथ ही साथ में आइडेंटिफिकेशन अपनी कंट्री के साथ में might also feel sense of identity and with their community, और साथ ही साथ में लोगों को अपनी कम्युनिटी के साथ में जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अपनी एथनिसिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, इन सारी चीज़ों के साथ में। तो ज़्यादातर स्टेट्स को ये डर होता है कि रिकग्निशन का डर होता है ना, कि ये जो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतनी ज़्यादा सोशल फ्रेगमेंटेशन है, इससे एक हार्मोनियस सोसाइटी बनेगी या नहीं बनेगी। मतलब इन शॉर्ट दे आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ऐसे में कैसे लोगों को साथ में लेकर आएँ, कैसे जो है नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करें, क्योंकि जब नेशन बिल्डिंग होगी तभी तो हमारी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को हम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। क्लियर? सो दिस इज होल योर पैराग्राफ। In short, such identity politics was considered a threat to state unity। और इस तरह की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है ना, ये स्टेट की यूनिटी के लिए अच्छी नहीं होती। साथ ही साथ में जो डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को एकोमोडेट करना, कि कैसे इन डिफरेंसेस को ख़त्म करें, ये बहुत ही पॉलिटिकली चैलेंजिंग होता है। तो स्टेट्स या तो उसको सप्रेस कर देते हैं डाइवर्स आइडेंटिटीज़ को, या फिर उनको इग्नोर करके ही चलते हैं ताकि वो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे नेशन बिल्डिंग में। क्लियर? तो अब अगर हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन देखें, एंड द क्वेश्चन सेज दैट इन योर ओपिनियन विच टाइप ऑफ पॉलिसी इज बेस्ट इन दिस रिगार्ड, those based on assimilation or integration or other kind? Give reason for your answer. Why do most states fear cultural diversity? अब देखो क्वेश्चन कुछ 2-3 पार्ट्स में है। पहला तो आप ही का ओपिनियन पूछा है कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, एसिमिलेशन करें, इंटीग्रेशन करें, या कोई और पॉलिसी अपनाएं जिससे हम सभी को साथ में ला सकें। दूसरा, आपने जो भी आंसर दिया, जैसे मान लो आपने बोला एसिमिलेशन, तो आपका एसिमिलेशन क्यों लगता है, उसके कारण बताओ। तीसरी चीज, ज्यादातर स्टेट्स इस कल्चरल डाइवर्सिटी से उनको डर क्यों लगता है। तो पहला पार्ट आपका ये जो है ना, आपका ओपिनियन क्या है और उसके रीजंस, ये हम फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे अबाउट 100 वर्ड्स। सेकंड हम बात करेंगे स्टेट्स जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को क्यों फियर करते हैं, ठीक है। और दोनों को ही जब हम आंसर करेंगे तो हम अपने आंसर में एग्जाम्पल्स वगैरह सब इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो देखो नाउ assimilation policies, जिसमें we often include outright repression of racial, religious or linguistic identities, aim to reduce cultural disparities between communities। अगर हम एसिमिलेशन की बात करें, जिसमें हम रेशियल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज जो होती हैं उनको रिप्रेस कर देते हैं, और ताकि कल्चरल डिस्पैरिटीज़ जो हैं कम्युनिटीज़ के बीच में उसको हम ख़त्म कर सकें। वही जो इंटीग्रेशन की पॉलिसी होती है वो क्या करती हैं, एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनाती हैं और जितने भी एथनो नेशनल कल्चरल डिस्टिंक्शंस हैं उन सभी को इरेडिकेट कर देती हैं पब्लिक स्फीयर से और उसको प्राइवेट स्फीयर में कंटिन्यू करने के लिए बोल देती हैं। तो अब चाहे असिमिलेशन हो या चाहे इंटीग्रेशन हो, दोनों ही पॉलिसीज सिंगल नेशनल आइडेंटिटी की बात करती हैं। असिमिलेशन मतलब सभी को मिक्स कर दो, है ना। इंटीग्रेशन मतलब कि सबको पब्लिक स्फीयर में एक जैसा बना दो, प्राइवेट में भले ही सब अलग अलग रहे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सिंगल नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रही हैं। अब जो बेस्ट पॉलिसी होगी इसमें वो होगी असिमिलेशन और इंटीग्रेशन। मतलब कि आपको लॉयल्टी और ओबीडियंस अपने सिटीजन्स का सिक्योर करना है तो आप फिजिपैरस एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो। मतलब कि आप जो है कुछ इस तरीके से असिमिलेशन और इंटीग्रेशन करो कि आपके यहाँ पर यूनिटी बनी रहे। मतलब कि दोनों ही पॉलिसीज सही हैं, दोनों ही पॉलिसीज अपने आप में सही हैं, बट थोड़ा सा हमको उसको अलग तरीके से यूज़ करना है कि अगर हम लोगों को एसिमिलेट कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम ऐसे करें कि उनके जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज़ हैं, उनके जो अपने कल्चर्स हैं, एथनो नेशनल आइडेंटिटी है, वो भी बनी रहे और हमारा नेशन भी बना रहे। जैसे इंडिया का हम केस ले लें। अब देखो ये एग्जाम्पल जो बता रही हूँ ना, ये आपको यहाँ पर भी लिखना है कि जैसे इंडिया है, इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है,
लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, आपके रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इतनी सारी डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी, इंडिया पर में फिर भी हम बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने भी कंट्री के लिए काम किया, जो हमारी गवर्नमेंट थी, सभी हमेशा से ही सबने ही एक ही चीज़ चाहिए है कि चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, हम सबको साथ में रहना है, हमारा नेशन सुप्रीम है। और यहाँ पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बात करी, सोशल रिफॉर्मर्स की बात करी, या सोशल रिफॉर्मर्स को अभी मैं ना लूँ, सिर्फ गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो या फिर सिर्फ सिंगल हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज को इक्वल राइट्स देता है। वो बोलता है कि अगर आपका डिफरेंट लैंग्वेज हो तो आप उसको सिक्योर कर सकते हो, आप अगर डिफरेंट रिलीजन के हो तो भी आपको मेजॉरिटी जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ पर है, तो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है। देखो इंडिया के अंदर क्या है, सेक्युलरिज्म, सभी रिलीजन्स को हम इक्वल ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स सभी सिटीजन्स के पास में है ना, और सभी सिटीजन्स इन फंडामेंटल राइट्स को यूज करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चाहे जॉब में हो या चाहे एजुकेशन में हो, किसी भी स्फीयर में हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका क्या रिलीजन है, आपका क्या कल्चर है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स है। और इसके अलावा 8th शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में हमने 22 लैंग्वेजेस को रखा है, जो कि इन लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देता है। कि इंडिया में वैसे तो 1000+ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट स्टिल अभी हमने 22 लैंग्वेजेस को रखा हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, मतलब स्टेटस हम इन लैंग्वेजेस को प्रोवाइड करते हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, और आपको प्रमोट किया जाता है कि हाँ ठीक है, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करो। हमारे यहाँ पर आज तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ हैं। क्लियर? हमारे यहाँ पर हमेशा हर एक स्फीयर में सभी को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो एसिमिलेशन है ना, हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इसकी वजह से यूनिटी बनी हुई है। ठीक है, अब हमने ना ही हमने स्टेट के एक वो जो होता है ना कि हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, ना ही हमने उसको कहीं पर झुकाया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना ही हमने पीपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो इस तरह का अगर आप एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन करते हो तो वो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? दूसरा आंसर ये था कि स्टेट्स जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर सिटीजन्स अपने आप को, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि कंट्री से, मतलब मान लो कि अगर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल, मैं गुजराती बोलती हूँ और मैं अपने आप को सिर्फ अपनी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करूँ और मैं मानूँ ही नहीं कि इंडिया जो है वो मेरे लिए एग्जिस्ट करता है, आई एम लाइक कि हाँ ठीक है इंडिया होगा, पर मेरे लिए मेरी गुजराती सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। अगर मैं अपने आप को इस तरीके से मान लूँगी तो मैं अपनी कंट्री को तो कभी प्रायोरिटी दे ही नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए इस कल्चरल डाइवर्सिटी से स्टेट सबसे ज़्यादा डरते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये जो डाइवर्सिटी है, ये एक हार्मोनियस सोसाइटी हमको बनाने में दिक्कत ना, मतलब जो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करते। तो इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेजॉरिटी को ही या मेजॉरिटी विल को ही सुप्रीम रखा जाता है और उसी को माना जाता है। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने इस कल्चरल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की और साथ ही साथ में अपनी जो है नेशन बिल्डिंग की स्ट्रैटेजीज भी चलाई। अब आप इसमें एग्जांपल भी दे दो कि हमारे यहाँ पर इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन हेल्थ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर हुआ वो सभी के बारे में सोचते हुए किया गया है। क्लियर? वहाँ पर किसी के भी साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और साथ ही साथ में जितनी प्लान्स, पॉलिसीज आती हैं उसमें हर एक क्लास, हर एक कैटेगरी, हर एक कास्ट को रखा जाता है, हर एक रिलीजन को रखा जाता है। तो किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। पॉलिसीज का एग्जाम्पल दे दो आप इसमें। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है हमारे यहाँ पर। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू वुमेन्स या हिंदू बेटियों के लिए है और मुस्लिम बेटियों के लिए नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। इट इज़ इक्वली फॉर ईच एंड एवरीवन। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी रही ये सक्सेसफुल हो गई। क्लियर? लिख पाओगे इतना, है ना? सिंपल है, आप लिख ही पाओगे। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स बता दिए, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर भी बता दिया। तो इस तरीके से अपने आंसर को हम कंप्लीट करेंगे। Is it clear? Now let's come to our last question of section D, that is what is regionalism? What factors it is usually based on? आपको बताना regionalism क्या होता है और regionalism के क्या सारे factors होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि रीजनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है प्राइड और लॉयल्टी की, कि हमारे जितने भी लोग हैं जो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर रह रहे हैं, हम अपने आप को खुद से गवर्न करेंगे,
है ना। तो ये रीजनलिज्म होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पहला, इंडिया की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी सारी लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइब्स दैट यू ऑल नो, तो वो डाइवर्सिटी वाली बात हमने बता दी। दूसरी चीज़, जो जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है इन आइडेंटिटी मार्कर्स का पर्टिकुलर रीजन में, दैट इज़ फ्यूल्ड बाय द सेंस ऑफ रीजनल डेप्रिविएशन। जो एक एंकरेजमेंट होता है ना कि हम जिस एरिया में रहते हैं, देखो हमारे जैसे लोग हैं, हमारी जैसी लैंग्वेज है, हमारे जैसा कल्चर है, हमारी जैसी ट्राइब है, या अलग अलग भी हैं, अगर ये सारी चीज़ें, अगर कल्चरल डाइवर्सिटी भी है तो भी सबको एक साथ में लिया जाता है कि देखो हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, हम कितने ज़्यादा पीछे रह गए हैं, सरकार का ध्यान नहीं है हमारे ऊपर। तो इन सारी चीज़ों के साथ में वो रीजनलिज्म की फीलिंग जो है वो बढ़ने लग जाती है। इंडिया का फेडरलिज्म जो है उसमें हमने रीजनल सेंटिमेंट्स को पूरा ध्यान रखा गया। इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन स्टेट को हमने ब्रिटिश इंडियन अरेंजमेंट के साथ में बनाया, और हमने इंडिया के जो लार्ज प्रोविंसेस थे डिवाइड किया इंडिया को लार्ज प्रोविंसेस में, जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये 3 मेजर प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स के टाइम में। हमने इंडिपेंडेंस के बाद में क्या किया, इन सभी यूनिट्स को रीऑर्गेनाइज्ड किया इनके एथनो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग, और जो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर डिमांड्स थी, लैंग्वेज को ध्यान रखा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान रखा, पीपल को ध्यान रखा, और इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर क्या किया, डिफरेंट रीजन्स को बनाया। लैंग्वेज को रीजन, ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ में कपल करते हुए हमने एथनो नेशनल आइडेंटिटी इंडिया की बनाई। बट इसका मतलब ये नहीं था कि लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को अपना खुद का स्टेट मिल गया, क्योंकि जब हमने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बनाया था 2000 में, तो लैंग्वेज इसमें कोई रोल नहीं प्ले किया, बल्कि ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, रीजनल डेप्रिविएशन, इकोलॉजी, इन सारी चीज़ों पर हमने बात करी। तो रीजनलिज्म के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रीजन्स कैसे बनते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रीजनलिज्म कैसे आपके अंदर डेवलप होता है उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट द ओनली थिंग जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो कल्चरल डाइवर्सिटी होना, अपने रीजन को लेकर ऐसा सोचना कि हमारे ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लैंग्वेज, ट्राइब, एथनो नेशनल आइडेंटिटी, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना, ऐसे करके रीजन्स बनते हैं। और यही रीजनलिज्म धीरे धीरे करके रीजनलिज्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब एक आइडियोलॉजी बन जाती है कि हमको अपने आप को खुद से गवर्न करना है, जो कि इंडिया की यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, है ना। तो इसलिए रीजनलिज्म जैसी चीज़ों को अगर गवर्नमेंट को ख़त्म करना है तो गवर्नमेंट को सभी को इक्वली रिप्रेजेंट करना होगा, सभी के इक्वल राइट्स की बात करनी होगी और इक्वालिटी की बात करनी होगी, सभी रीजन्स के ऊपर इक्वल फोकस करना होगा, सभी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना होगा। इज इट क्लियर टू यू? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर सोशियोलॉजी मैग्नेट ब्रेन्स पेपर सॉल्यूशन, दैट इज पेपर नंबर 6। आई होप सो पेपर आपको क्लियर है, और पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे आपने देखे, समझे, आप खुद से जानते हो ये चीज़ें कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हुए, कौन कौन से आपको करने हैं, क्या नहीं करना है। देखो, नहीं करना जैसे तो कुछ नहीं है, करना तो सभी कुछ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर सम थिंग्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एंड मैं जितना ट्रेंड देखा है मैंने प्रीवियस ईयर्स का भी, तो भी मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या आपको पढ़ना है, किसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आप खुद से भी पेपर को सॉल्व करिए बिना कोई चीटिंग करे, बिना गूगल किए, और अपने आंसर्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करिए। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स, हाईलाइट्स हमेशा अपने आंसर में करना। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है, मैं एग्जाम में जाके ऐसा कर लूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस अभी से होना चाहिए। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं और कोई डाउट नहीं है तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ मेरे से दूर, कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। एंड एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, इसे आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो गूगल पे। जैसे ही आप इसे खोलोगे ना, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी बेस्ट टीचर्स के साथ में, और हमारे सारे टॉप कोर्सेज जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, UPSC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ। तो जो भी क्लास, जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, उससे रिलेटेड क्लासेस, सब्जेक्ट्स, वीडियोज आ जाएंगे। आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में, बिना किसी दिक्कत परेशानी के बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाओगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अपने फ्रेंड्स और
रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं। और इतना ही नहीं, हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो अगेन दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और हम आपसे कोई फीस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई कूपन भी नहीं बेचेंगे। एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। एंड एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। दैट इज योर मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मेनी मोर। तो अगर आप भी चाहते हैं इन बुक्स को लेना, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको फिल कर दो और आपसे हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं और कोई डाउट नहीं है। और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।